नमस्कार। आपदा का सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल के महीनों में देश को एक के बाद एक कई कुदरती आपदाओं का सामना करना पड़ा है। इनमें से कई आपदाओं की वजह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है। इन आपदाओं से देश के तटीय क्षेत्रों के लिए जोखिम भी बढ़ गया है। हाल में फानी तूफान की बात हो या फिर हुदहुद जैसे प्रचंड चक्रवातों और बाढ़ ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे तटीय राज्यों में भारी तबाही मचाई थी। इनमें से कई राज्यों ने आपदा राहत और बचाव की व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया है। इनमें किसी भी खतरे की पहले चेतावनी देने और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की समुचित व्यवस्था बनाई गई है। उन उपायों की वजह से ही करोड़ों लोगों को आपदा शिविरों में ले जाया गया, जिससे कि संवेदनशील माने जाने वाले तटीय क्षेत्रों में रहने वालों की जान बचाई जा सकी। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि आने वाले वर्षों में जो क्लाइमेट चेंज है उससे जुड़ी ऐसी आपदाएं बार बार आएंगी और इनकी तीव्रता भी बढ़ेगी। इससे भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं से निपटने में भारत का जो तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना कैपेबल है, कितना सक्षम है, और साथ ही साथ क्या हमारा जो कोस्टल इकोसिस्टम है क्या वो ऐसी आपदाओं का सामना करने और उससे उबरने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ और भी कई सवाल है आज के इस कार्यक्रम में तटीय खतरों को लेकर। आज हम विस्तार से करेंगे इस विषय पर चर्चा, और इस विषय पर चर्चा करने का हमारे साथ इस वक्त तीन बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं कृष्ण एस वत्स जी, जो कि मेंबर है एनडीएमए से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर एम महापात्रा जी, जो कि डीजी हैं आईएमडी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर ज्ञान दास, जो कि एडिशनल स्पेशल रिलीफ कमिश्नर हैं और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं OSTMA के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत वत्स सर आपसे मैं करना चाहूंगा, और बहुत ही बुनियादी सवाल ये कि जो हमारे तटीय राज्य हैं, हम जानते हैं कि जिस तरह की चक्रवाती तूफान आते रहते हैं यहाँ पे, उससे वो ये राज्य दो चार होते रहते हैं। ऐसे में एनडीएमए की तरफ से क्या कुछ सुधार लाए गए हैं इन आपदा तैयारियों से निपटने की दिशा में, और साथ ही साथ वहां पे जानो माल का नुकसान कम से कम हो सके, इसके लिए एनडीएमए ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? एनडीएमए ने साइक्लोन से निपटने के लिए बहुत लंबे समय से एक बड़ा प्रकल्प चलाया है। उस प्रकल्प का नाम है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। उसके 2 फेज करीब करीब खत्म हो चुके हैं। अब तीसरे फेज की तैयारी है जी। पहले फेज में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ढेर सारे प्रतिरोधात्मक जो कदम हैं वो लिए गए। दूसरे फेज में हम कई सारे अन्य स्टेट्स में भी इस तरह के काम हमने किए, और जो तीसरा फेज अब जो शुरू होने जा रहा है उसमें पश्चिमी राज्य, सारे पश्चिमी राज्य और पश्चिम बंगाल, इन सारे राज्यों का अंतर्भाव है। इस प्रकल्प में एक बहुत बड़ी संख्या में मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर बनाए गए, और इन साइक्लोन शेल्टर्स के साथ साथ सड़कों की और पुलों की व्यवस्था की गई, जिसके कारण जब भी साइक्लोन की खतरे की अर्ली वार्निंग इशू की जाती है जी, तो लोगों को आसानी से इवैक्यूएट कराया जा सके और लोगों को सुरक्षित ठिकानों में ले जाया जा सके। जैसा कि वत्स सर ने कहा कि तटीय राज्यों में व्यवस्थाएं काफी अच्छी की गई हैं, लेकिन मीडिया में या उनकी रिपोर्ट्स की बात की जाए, हम देखते हैं कि ओडिशा ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है। अभी बहुत सारे चक्रवाती तूफान आए और उसमें सामुदायिक स्तर पर जो काम लोगों ने वहां पे किया ताकि जानो माल का नुकसान कम से कम हो सके, और बहुत से लोग इसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि ओडिशा जैसे राज्य ने अपने स्तर पर एनडीएमए के साथ, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलकर इतना अच्छा काम करती है कि उससे जानो माल का नुकसान काफी कम होता है। मेरा सवाल कि ये जो ओडिशा एग्जाम्पल है, ये जो मॉडल है, क्या उससे बाकी राज्यों को भी सीखने की जरूरत है?
जैसे आपने बताया सुपर साइक्लोन 19, अगर वी गो बैक टू 99, तो सुपर साइक्लोन में ह्यूमन कैजुअलिटी 10,000 था। इसके बाद जितनी सारी साइक्लोन आया है, डेथ हैज बीन ऑलमोस्ट जीरो और सिंगल डिजिट्स, अदर देन फनी साइक्लोन 2019 में, जिसमें 63 डेथ हुआ था। तो दी ट्रांजिशन फ्रॉम 10,000 टू सिंगल डिजिट्स और जीरो डेथ ड्यूरिंग साइक्लोन्स, ये ज्यादा तक हुआ है जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि एवरी लाइफ इज प्रेशियस एंड मिशन जीरो कैजुअलिटी। पर इतने ये नहीं हो पाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो करेंगे जी। तो ये मेजर थ्रस्ट हुआ है कि जितने सारे लोगों हैं, कम्युनिटीज है, वो लोग कैसे शामिल होंगे डिजास्टर प्रिपेयरनेस में। तो इसीलिए हम लोग कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्रोग्राम जो है सारे गांव में करते हैं। गांव लोग प्लान बनाते हैं, जो जब साइक्लोन आएगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे लोगों को इवैक्यूएशन करेंगे। जैसे कृष्ण बस्ता जी बोल रहे थे साइक्लोन शेल्टर बना है, तो साइक्लोन शेल्टर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है लोगों को हैंड ओवर कर दिया है, तो लोगों इसको मैनेज करते हैं डिजास्टर के टाइम में और प्री डिजास्टर टाइम में। तो इसको जो प्लान बनाते हैं वो लोग के मॉक ड्रिल भी करते हैं। अगर साइक्लोन आएगा, वार्निंग कैसे डिसेमिनेशन होगा, तो लोगों कैसे इवैक्यूएट होंगे, तो कहाँ कैसे रहेंगे, साइक्लोन के बाद कैसे जाएंगे, तो ये सारे तो लोगों करते हैं। ये साइक्लोन हो या सुनामी हो, सो दे आर डायरेक्टली द कम्युनिटी इज प्लेइंग ए वेरी एक्टिव रोल। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आल्सो हैज अमेंडेड द पीआरआई एक्ट। तो इसमें एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन आ गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ, जो हर गांव में एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, इसको कम्युनिटी बनाएंगे, और जो पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसमें शामिल होंगे, दे विल गिव लीडरशिप। तो ये एंटायर डिजास्टर मैनेजमेंट जो ओडिशा का है, ये मल्टी स्टेक होल्डर का अप्रोच है, एंड ज्यादातर इसके मेजर रोल वो कम्युनिटी का ही होता है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर इनका वही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल वत्स सर आपसे होगा कि हम जानते हैं कि इस तरह के जब चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महिलाओं पे पड़ता है, उनकी आजीविकाओं पे पड़ता है। मेरा सवाल ये कि इस तरह की तैयारियों में, इस तरह की प्लानिंग में, आपदा से निपटने की तैयारियों में महिलाओं, जो तटीय क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो सबसे ज्यादा जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसको उस प्लानिंग में कैसे शामिल किया जा सकता है, और अगर हम शामिल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो हम क्या देखते हैं? जी, एक तो जो भी प्रिपेयर्डनेस के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उसमें महिलाओं का सहभाग होना आवश्यक है। जो मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर की बात है, तो वहां पर भी उस स्तर पर भी एक कमेटी होती है साइक्लोन शेल्टर के लिए, उसमें भी महिलाओं का सहभाग आवश्यक है। जो और इन सारी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं जी। जब लोगों का एक बड़े स्तर पर इवैक्यूएशन होता है, उसमें भी महिलाओं के लिए भी एक अलग तरह की व्यवस्था होनी आवश्यक है। महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं की जो विशेष जरूरतें हैं, उन सब पर निगाह देना अत्यंत आवश्यक है। और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन इन सब बातों की ओर पूरा ध्यान देता है कि हम स्त्रियों के लिए जो है अलग से कुछ व्यवस्था करें, टॉयलेट्स की, सैनिटेशन की, और उनकी जो आरोग्य विषयक, स्वास्थ्य विषयक जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए। बिल्कुल। तो जब भी साइक्लोन के बारे में जब आवश्यक जो प्रिपेयर्डनेस मेजर्स हैं, रिस्पांस मेजर्स हैं, और उसके बाद भी जो रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन मेजर्स हैं, सारे में महिलाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है। महिलाओं के जो व्यवसाय है उस पर काफी असर पड़ता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उस पर काफी असर पड़ता है, तो उन लोगों को भी मदद करना उतना ही आवश्यक है। तो इन सारी बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय कार्यक्रम में इसका समावेश है, और केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों का इन सब बातों पर पूरा ध्यान है, और भी इसको सशक्त करने की, सक्षम करने की आवश्यकता है। हम इससे जो अभी हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं है,
और भी कुछ इसमें कदम लेने आवश्यक हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि वो सर आप कह रहे हैं कि चाहे वो महिलाओं की बात हो या फिर ऐसे सेक्शन, ऐसे वर्ग जिनको भी जो कि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, उन पर सरकार का जो फोकस है वो ज्यादातर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण एस वत्स सर, मेंबर एनडीएमए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचारों को, अपनी बातों को हमारे साथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आगे बातचीत करेंगे। डॉक्टर एम महापात्रा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और साथ ही साथ डॉक्टर ज्ञानदास से जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों मेहमानों से आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Akshay, has everyone understood? Good, very good. Let's do it again. When an earthquake strikes, go to an open place. If you cannot, then first drop down. Cover your head. Hold on to something tightly, or go to a safe corner and cover your head. Learn to protect yourself during an earthquake. Your wisdom lies in your preparedness. Always ensuring your safety. NDMA. Munni, where are you? Munni! They built their house with technical guidance. That's what saved them today. Otherwise, find out your earthquake zone and seek guidance from a structural engineer. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. Drop, cover, hold! Akshay, has everyone understood? Good, very good. Let's do it again. When an earthquake strikes, go to an open place. If you cannot, then first drop down. Cover your head. Hold on to something tightly, or go to a safe corner and cover your head. Learn to protect yourself during an earthquake. Your wisdom lies in your preparedness. Always ensuring your safety. NDMA. Munni, where are you? Munni! They built their house with technical guidance. That's what saved them today. Otherwise, find out your earthquake zone and seek guidance from a structural engineer. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा के सामना के आज के अंक में हम बात कर रहे हैं तटीय खतरों की। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम महापात्रा हैं जो कि डीजी हैं आईएमडी के, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर ज्ञानदास सर हैं जो कि एडिशनल स्पेशल रिलीफ कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ओएसटीएमए के। महापात्रा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। मेरा सवाल ये सर कि इस तरह की आपदाएं, और आपको तो साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप इतनी सटीकता से इन चीजों का भविष्यवाणी कर देते हैं ताकि जो जानमाल का जो नुकसान है वो बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन सर, मेरा सवाल अपने दर्शकों के लिए ये कि आईएमडी की अगर बात की जाए तो वो इन खतरों का लेकर तटीय जो खतरे हैं उसकी निगरानी आईएमडी की तरफ से कैसे की जाती है, और अगर भारत के निगरानी तंत्र की बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल फोरम पे भारत को कहां खड़ा पाते हैं आप? धन्यवाद मिश्रा जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारा तटीय इलाका है लगभग 7500 किलोमीटर है, और इसके साथ साथ हमारे भी बहुत सारे आइलैंड्स है जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप, ये सभी कोस्टल हजार्ड्स प्रभावित होते हैं जी। और सबसे बड़ा कोस्टल हजार्ड्स जैसे डिस्कशन चल रहा था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, जिसके साथ साथ हेवी रेनफॉल होता है, फ्लड्स होता है और टाइडल वेव्स आते हैं, और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होते हैं, इसमें जानमाल का नुकसान होता है। और इसके अलावा जो मानसून सीजन है, मानसून सीजन जून से सितंबर के बीच लगभग 13 लो प्रेशर सिस्टम्स बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में डेवलप होता है, और ये सभी लो प्रेशर सिस्टम्स ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में होता है और हेड बे ऑफ बंगाल में होता है। एक तो कि एक्सपेरिमेंटल टाइडल वेव्स भी टुवर्ड्स फुल मून और न्यू मून डे बहुत ज्यादा होता है, जैसे बॉम्बे जैसे सिटी जो कि लगभग मीन सी लेवल के आसपास है, उसमें से टाइडल वेव से भी फ्लडिंग हो जाता है। इसके साथ साथ वेव भी डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल अरबियन सी में, इस वेव की वजह से भी वेव सेटअप ब्रेकअप होते हुए कोस्टल इलाका में कभी कभी हजार्ड्स हो जाता है। तीसरा होता है स्वेल।
एक डिस्टेंट वेव फेनोमेना होता है, जो कभी कभी साउथ इंडियन ओशन पे भी कोई साइक्लोन हो सकता है कि कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा तटीय इलाका में वेव्स ऑल ऑफ ए सडन आ सकता है। इसको स्वेल बोला जाता है। स्पेशली इसका सब लोकल नाम भी है, जैसे कलाकेडाल एक नाम है केरला कोस्ट के पास, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है जी। सो ये सभी को देखभाल करने के लिए मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंसेस में दो स्पेसिफिक एजेंसी है। एक है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दूसरा होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जी। वो इनका वेव का मॉनिटरिंग और प्रेडिक्ट करते हैं, और आईएमडी जितना वेदर बेस्ड सिस्टम है, जैसे लो प्रेशर, डिप्रेशन, साइक्लोन्स, इसका निगरानी रखता है और इसका प्रेडिक्शन देता है। बहुत से लोग ये सर जानना चाह रहे हैं कि अभी हम, चूंकि आप ओएसडीएमए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हमारा जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है कोस्टल स्टेट्स में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपको लगता है कि उसमें वो सक्षम है इस तरह की आपदाओं को सामना करने के लिए? क्या आपको ये लगता है कि हमें एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी चाहिए, नए तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, जैसा कि वत्स सर कह रहे थे कि जो केबलिंग है, जो केबल का काम है, वो अंडरग्राउंड करने का काम किया जा रहा है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसमें और भी प्लानिंग करने की जरूरत है, या फिर जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसी में हम सुधार करके उसको कैपेबल बना सकते हैं? दिस इज अ वेरी द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, क्योंकि जैसे हम लोग देखे हैं, देयर हैज बीन एक्सटेंसिव डैमेजेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग फ्लड और साइक्लोन, बट सिंस 99 हम लोग जो इसका जो डिजाइन है, तो ये डिजाइन में हम लोग अभी चेंज कर रहे हैं, एंड ओडिशा हैज बीन ए पायोनियर और अंडरग्राउंड केबलिंग सो दैट पावर डिस्ट्रप्शन इज लीस्ट ड्यूरिंग ए डिजास्टर, जैसे कृष्ण बस्ता जी बोल रहे थे उनके वक्तव्य में। एंड जो साइक्लोन शेल्टर्स हम लोग बना है, पहले तो नॉर्मली क्या होता था, हम लोग ले रहे थे, कहीं स्कूल बिल्डिंग है, कॉलेज है, तो वहां पर ले रहे थे साइक्लोन के टाइम में। बट विद द साइक्लोन शेल्टर जो हम लोग ओडिशा में कंस्ट्रक्ट किए हैं 900 के आसपास डेडिकेटेड साइक्लोन शेल्टर्स, इसका डिजाइन जो है वो आईआईटी खड़गपुर बना है। देन हम लोग फनी के बाद जो स्कूल्स हम लोग बना है, इसका कुछ डैमेज लेस हो, तो इसीलिए हम लोग रेडा के साथ भी हम लोग ये स्कूल बिल्डिंग जो है ये कैसे डिजास्टर रेजिस्टेंट होगा, इसको भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अभी ये डिजास्टर मिटिगेशन फंड आ गया है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड है या नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है, तो हम लोग पायलट बेसिस में डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये फ्लड के लिए हो या साइक्लोन के लिए, तो दिस कैन बी डन फॉर द disasters notified by the government of India, also for the disasters notified by the state government also. तो इसीलिए हम लोग जो डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है इसको बना रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आफ्टर फनी तो हम लोग पहली बार इंडिया में पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट किए थे, तो इसमें पता चलता था किस टाइप का डैमेज हुआ है, क्यों हुआ है, किस टाइप का लॉस हुआ है। तो इससे जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हमारा फिलोसफी था, बिल्ड बैक बेटर, इससे कैसे हम लोग थोड़ा अलग सोच सकते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोग ऐसे बनाए कि अगर डिजास्टर होगा फिर भी वो अफेक्ट नहीं होगा। लाइफलाइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप कह रहे हैं कि देखिए भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो लगातार इस तरह की चक्रवातों से, आपदाओं से दो चार होता रहता है, इसलिए जो डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर तमाम जो तटीय राज्य हैं वो अगर उस पर अगर ज्यादा ध्यान दें तो उससे जान माल का नुकसान काफी कम हो पाएगा। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Hey Akshay, has everyone understood? Good, very good. Let's do it again. When an earthquake strikes, go to an open place. If you cannot, then first drop down, Cover your head. Hold on to something tightly, or go to a safe corner and cover your head. Learn to protect yourself during an earthquake. Your wisdom lies in your preparedness. Always ensuring your safety. NDMA. Munni, where are you? Munni! They built their house with technical guidance. That's what saved them today. Otherwise, find out your earthquake zone and seek guidance from a structural engineer. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. Drop, cover, hold! Hold!
Hey Akshay, has everyone understood? Good, very good. Let's do it again. When an earthquake strikes, go to an open place. If you cannot, then first drop down, Cover your head. Hold on to something tightly, or go to a safe corner and cover your head. Learn to protect yourself during an earthquake. Your wisdom lies in your preparedness. Always ensuring your safety. NDMA. Munni, where are you? Munni! They built their house with technical guidance. That's what saved them today. Otherwise, find out your earthquake zone and seek guidance from a structural engineer. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपदा का सामना, और आपदा का सामना के आज के अंक में हम बात कर रहे हैं तटीय खतरों की। डॉक्टर महापात्रा, मेरा सवाल सर आपसे है कि आईएमडी ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है बीते दिनों में, लेकिन लास्ट माइल तक जो लोग हैं उन तक सही समय पर सटीक तरीके से जानकारी पहुंचे, क्योंकि ये भी देखने में आता है कि कुछ लोग अफवाह उड़ा देते हैं। अफवाह होने की वजह से लोग घबरा जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं। सही तरीके से पहुंचे, सटीकता से पहुंचे, फैक्ट्स के साथ वो सूचना पहुंचे जो आप पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए आईएमडी क्या कुछ इसके लिए सोचता है, क्या कुछ प्लानिंग है राज्य सरकारों के साथ मिलकर? धन्यवाद। जब हम तटीय हजार्ड्स, कोस्टल हजार्ड्स की बात करते हैं, तब ये कम्युनिकेशन एक बड़े अहम भूमिका रखता है। हम आपको थोड़ा याद दिलाएंगे, जो 2017 को दिसंबर महीने में जो साइक्लोन ओखी आया था जी, जो कि बे ऑफ बंगाल में डेवलप होते हुए श्रीलंका होते हुए अरेबियन सी को गया, इसमें कुछ फिशरमैन केरला कोस्ट से डीप सी पर चले गए थे साइक्लोन डेवलप होने से पहले। उनके पास कोई कम्युनिकेशन पहुंचा नहीं पाया, इसलिए निखोज हो गए और कुछ शायद डेथ भी हो गए होंगे। बिल्कुल। इसमें यही सीख मिला कि हमको जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि फिशरमैन सिर्फ 50 किलोमीटर तक जाना चाहिए सी के अंदर, और आजकल फिशरमैन डीप सी तक चले जाते हैं, इवन 1000 किलोमीटर तक भी वो चले जाते हैं। इसमें ये डिसीजन लिया गया इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से कि पहले कि हम तो फिशरमैन वार्निंग को पूरा बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी के लिए लागू किया जाए। 2018 से लागू किया गया। इसके साथ साथ ये डिसीजन लिया गया हाईएस्ट लेवल पे कि हमको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हम जो वार्निंग इशू हो रहा है इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से और इनक्वायरी से, इसको कैसे हम लास्ट माइल ईच एंड एवरी फिशरमैन एंड शिप को पहुंचा जाए। इसके लिए स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, नाभिक और गगन मैसेजिंग सिस्टम का तलाशी किया गया, और फाइनली ये डेवलप भी हुआ है, और अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है कि हम इसको मैसेज पास कर सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा ये कदम लिया गया कि जैसे सी के अंदर बहुत सारे शिप्स होते हैं, हम एक शिप को हम वार्निंग दे सकते हैं, फिर वो शिप से दूसरा शिप को वार्निंग जा सकते हैं। ऐसे भी एक कार्यक्रम तमिलनाडु गवर्नमेंट और कुछ गवर्नमेंट में लिया गया है। और चौथा ये है कि जब फिशरमैन या जो वल्नरेबल पॉपुलेशन कोस्टल एरिया में है, वो जब सी के अंदर जाते हैं पहले उनको परमिशन चाहिए, ये भी किया गया, और कोस्टल पुलिस भी डिप्लॉय किया गया है। सो कम्युनिकेशन सिस्टम का सुधार हुआ है, मगर फिर भी हमको स्कोप है कि कैसे हम एक पूरे कम्युनिकेशन जो फिशरमैन है, जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो सी के अंदर जा रहे, इसको एस्टेब्लिश किया जाए सटीक के साथ जीपीएस यूज करके, जैसे कि ना सिर्फ उनको अर्ली वार्निंग कम्युनिकेशन किया जाए, बरं उनको भी सेव किया जाए इफ दे आर इन डिस्ट्रेस। इसके ऊपर भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स एंड मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंसेस एंड इसरो काम कर रहे हैं जी। और इसके साथ साथ जो शिप्स है, जो शिप्स को पूर्वानुमान या सूचना पहुंचाने के लिए हम नावटेक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इंडियन नेवी इन्वॉल्व है, डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस लाइट शिपिंग है। इसके जरिए अप टू 465 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ये इंफॉर्मेशन हर टाइम दिन में 2 बार जा रहे हैं, और साइक्लोन टाइम पर 8 बार जाता है जी। और जो डीप सी में जो शिप्स है, जो भी कोस्ट की तरफ आ रहे हैं कि जा रहे हैं, उनके लिए सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट का यूज होता है, और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इसको पेमेंट करते हुए उनको सभी इंफॉर्मेशन शिप के साथ
पहुंच जाता है। सर, समय की कमी है। डॉक्टर दास, एक आखिरी सवाल आपसे कि आने वाले दिनों में भविष्य में भारत इस तरह की चीजों के लिए और भी मजबूती के साथ अपने आप को स्थापित कर सके, स्टैब्लिश कर सके, डिजास्टर रेजिलिएंट फोर्स के तौर पर हम अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, इस दिशा में स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या कुछ रोल हो सकता है, एनडीए में क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है, आपकी नजर में वो क्या कुछ बातें हो सकती हैं? फॉर टू रेस्पॉन्ड टू एनी डिजास्टर, जो हम लोग का जो कैपेसिटी है, इट हैज टू गो अप एक्चुअली। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर का नहीं होगा, इसीलिए एनडीए में एनआईडीएम, स्टेट गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज गिवन मच एम्फेसिस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो एक 2021 में कैबिनेट रिजोल्यूशन हुआ है जी। तो ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम विलेज वार्ड मेंबर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and in case of government employees, a group D employee to लेकर से चीफ सेक्रेटरी तक, everybody will be trained in disaster management. ओके सर। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ऑल्सो हैज अमेंडेड द पीआरआई एक्ट, आई से तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो सारे का ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। और कृष्ण बस्ता जी जैसे बोल रहे थे, जो जेंडर इश्यूज है, वुमेन का स्पेशल नीड्स है, तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज क्लोजली वर्किंग विथ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मिशंस ऑफ द डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। जो गांव में जो वुमेन एसएचजी ग्रुप है, द वुमेन यंग एडोलसेंट गर्ल है, इनका भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। वॉलंटियर के जो हम उसको भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो नॉट ओनली अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन कैसे होगा, तो उनको इवैक्यूएशन कैसे करेंगे, अगर शेल्टर लेवल में उनका नीड जो खाने का है और टॉयलेट का है, हाइजीन का है, ड्रिंकिंग वाटर का है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मिलकर कैसे डिजास्टर काम करेंगे। तो कहने का मतलब ज्ञान सर कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को साथ लेकर ही, साथ मिलकर ही हम किसी तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, खासकर सुनामी की बात हो या फिर चक्रवात की बात हो, सामुदायिक स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक अगर हम सब साथ मिलकर उसका सामना करें एक प्लानिंग के साथ, बेटर प्लानिंग के साथ, तो हम उसके जो नुकसान हैं उससे हम अपने आप को और अपनी सोसाइटी को, अपने तटीय क्षेत्र को उससे हम काफी कम कर सकते हैं। सर, समय इतना ही। आप दोनों ही मेहमानों का, डॉक्टर महापात्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर दास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही अहम विषय पर अपनी बातचीत, अपनी बातों को हमारे साथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के आपदा के सामना के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।